नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। और टक्कर में आज बात होगी दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से मिले एक बहुत बड़े झटके की। हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्या कुछ है आज देखेंगे सीएनबीसी आवाज के टक्कर के मंगलवार यानी ट्यूसडे एडिशन में। मैं आपको गारंटी देता हूं, भ्रष्टाचार का पैसा जिस तिजोरी में गया है उसे मैं बाहर निकाल के रखूंगा। ईडी की गिरफ्त में आने के 19 दिन बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जो कहा उसके बाद केजरीवाल की हर दलील हल्की पड़ गई और केजरीवाल की याचिका भी खारिज कर दी गई। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर्याप्त सबूतों के आधार पर की है। दस्तावेजों के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल हैं और सबूतों में दिख रहा है कि गोवा चुनाव में पैसा पहुंचा। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकारी गवाहों पर गंभीर सवाल उठाए थे, जिस पर सख्त रुख दिखाते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाहों पर सवाल उठाना कोर्ट पर सवाल उठाने के बराबर है। कोर्ट को सियासत का अखाड़ा न बनाएं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद केजरीवाल पर बीजेपी के हमलों की धार और तेज हो गई है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार पूरी तरह तार तार हो गया है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया। हम इस फैसले से सहमत नहीं है और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दिल्ली एक आधी स्टेट है, उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, लेकिन वो कहते हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। क्या जेल से कोई सरकार चलाना संभव है धामी जी? देखिए, बतौर मुख्यमंत्री आपका अनुभव क्या है? देखिए, ये आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मीटिंगें होती हैं, कैबिनेट की मीटिंगें होती हैं, मौखिक आदेश होते हैं। आपको लगता है कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है? जी, ये व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक नहीं है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। ऐसे में कोर्ट के कड़ी और बड़ी टिप्पणी के बाद क्या अब केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आज इसी पर होगी देश की सबसे प्रतिष्ठित चर्चा, लेकिन आइए विश्लेषण पर नजर डाल लेते हैं। केजरीवाल पर कोर्ट के फैसले का विश्लेषण। पहला तथ्य, ईडी के सबूतों में केजरीवाल साजिश में शामिल और घोटाले में सक्रिय भूमिका यानी किंग पिन बताया गया। दूसरा बड़ा फैक्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भरपूर सबूतों के आधार पर ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट किया। यह बहुत बड़ा तथ्य है। तीसरा बड़ा तथ्य जो कि बहुत ज्यादा डैमेजिंग है, सबूतों में दिख रहा है कि गोवा चुनाव में पैसा पहुंचा। यह बहुत बड़ा तथ्य है अपने आप के अंदर। चौथा बड़ा तथ्य, सरकारी गवाहों पर सवाल उठाना, कोर्ट पर सवाल उठाना है। सीआरपीसी की धारा 164 में सरकारी गवाह बनाए जाते हैं। अगर आप सरकारी गवाह पर सवाल उठा रहे हो तो कोर्ट की प्रणाली पर सवाल उठा रहे हो, यह कहा आज ऑनरेबल कोर्ट ने। पांचवा बड़ा तथ्य, चुनावी बॉन्ड और चुनावी टिकट का कोर्ट की प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। जो आम आदमी पार्टी की तमाम ढालें थीं, आज कोर्ट ने उन तमाम ढालों को गिरा दिया। और यह वाकई पॉलिटिकल झटका तो है ही, लेकिन लीगल झटका है। किसने सलाह दी थी इस तरह की कि आप अरेस्ट को चैलेंज करने के लिए जाइए? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस अरेस्ट को चैलेंज करने के चक्कर में जो ऑब्जर्वेशन कई बार होती थी वो अब ऑर्डर की शेप में सामने आ गई है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत डैमेजिंग है और ये आम आदमी पार्टी के लिए भी डैमेजिंग है। और बड़ा सवाल अब ये खड़ा होता है, जो कि आज का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कि आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर तथ्यों को छुपाया। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मेरे साथ सौरभ भारद्वाज इस समय जुड़ रहे हैं लाइव और एक्सक्लूसिव, सीधा पहली बार किसी चैनल के साथ इस पर अपनी बात रखने के लिए। सौरभ भारद्वाज जी, कई सारी बातें आम आदमी पार्टी बीते कई हफ्तों में लगातार कहती रही,
कोर्ट में भी आज दलीलें दी गई, लेकिन आज कोर्ट ने एक नहीं सुनी और एक एक करके सारी दलीलें गिर गई और अंत में जो कोर्ट का फैसला आया है वो बहुत बड़ा है और उस फैसले में बहुत कुछ कहा गया है। जिसको गवाह के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे वो तो 100 साल से उसी प्रणाली के तहत सरकारी गवाह बनते हैं। जी जी अमित जी, मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत रहूंगा, मगर आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, आप ये बात जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले में अगर कमी होती है तो हाई कोर्ट उसके फैसले अक्सर पलटता है और अक्सर हाई कोर्ट के फैसलों में अगर गलती नजर आती है तो सुप्रीम कोर्ट उन फैसलों को पलटता है। तो ये पूरी तरीके से संभव है कि हाई कोर्ट के फैसले गलत हों, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि जानबूझ के गलत हो, मगर ये प्रणाली है, एक जज जो है वो भी एक इंसान है, उससे भी गलती होती है। तो मैं बहुत सम्मान के साथ जो है ये कहूंगा कि ये जो फैसला है इससे हम सहमत नहीं हैं और हमारा मानना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस फैसले को हम चुनौती देंगे। और अक्सर देखा गया है जी सौरभ जी कि हाई कोर्ट के मामले के अंदर कमियां निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को पूरी तरीके से पलट दिया है। ठीक इसी तरीके से अगर आपको याद हो 7 फरवरी को संजय सिंह जी की बेल का मामला इन्हीं हाई कोर्ट की इन्हीं जस्टिस साहिबा के सामने आया था और उसके अंदर भी तमाम दलीलें जो थी संजय सिंह जी की खारिज कर दी गई थी, इन्हीं जज साहिबा ने खारिज की थी और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जो है उत्साह उमंग के साथ जो है इसके ऊपर जो है खुशियां मनाई थी कि साहब ये फाइनल है। मगर आप देखिए उन्हीं दलीलों के साथ जब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने गए, उनके 3 जज के बेंच के सामने गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का इसी हाई कोर्ट की बेंच का फैसला पलट दिया। आपका ये लीगल राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आपका ये लीगल राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत ना हो, ये आपका लीगल राइट है और इस देश में लोकतंत्र है, वो लीगल राइट बरकरार है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि 164 के तहत जो बयान दर्ज होता है वो माननीय होता है और वो 100 साल से माननीय है। पॉइंट नंबर 2, आज केस फाइल देखी गई है, सबूत देखे गए हैं, उसके आधार पर ऑर्डर आया है और ऑर्डर अभी पब्लिक डोमेन में कुछ पलों में आ जाएगा, बहुत सी और डिटेल्स सामने आएंगी। क्या आपको लगता नहीं है ये गलत लीगल एडवाइस दी गई अरेस्ट को चैलेंज करने की, और अरेस्ट को चैलेंज करते करते और जो ऑर्डर आ गया है वो बहुत खतरनाक ऑर्डर है। ये ऑर्डर अरविंद केजरीवाल के लिए बतौर सीएम और आम आदमी पार्टी के लिए बतौर पार्टी बहुत खराब है। अमित जी, कम पत्रकार होते हैं आपकी तरह जो लीगल पॉइंट्स को भी समझते हैं और अच्छे से रखते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपसे डिबेट करता हूं। बिल्कुल इसी पॉइंट पे मैं आपको एक फैसला दिखा रहा हूं, ये संजय सिंह जी का था, 7 फरवरी 2024 का, इन्हीं जज साहिबा का फैसला है और इसमें हूबहू अमित जी इन्होंने क्या कहा कि जिस तरीके से सरकारी गवाहों की बात को चैलेंज किया गया है वो गलत है और उन्होंने लिखा कि ये प्रक्रिया वर्षों पुरानी प्रक्रिया है। सुनिए क्या लिखा, द हाई कोर्ट ऑल्सो सेड द लॉ ऑफ अप्रूवर स्टेटमेंट इज ओल्ड and was not brought into only to implicate Sanjay Singh as submitted by Singh. The approval wasn't examined by ED alone, but there was a magistrate statement as well. So the approver statement will be put to test on cross examination at appropriate time. कहने का मतलब यह है, जज साहिबा ने उस वक्त भी संजय सिंह जी के मामले में कहा कि अप्रूवर का स्टेटमेंट साहब 164 का स्टेटमेंट है, मजिस्ट्रेट के सामने लिया गया, इसलिए उसके ऊपर कोर्ट रिलाई करेगा। मगर आप समझिए जब ये सुप्रीम कोर्ट के मामले में गया तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यही बात उठाई। उन्होंने क्या कहा ईडी से कि भैया एक अप्रूवर, आपकी बात जायज है, लेकिन अभी तो जो ऑर्डर आ गया है वो हमारे सामने है, अब इसको आप चैलेंज करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा। अब आज के आदेश पे हम बात कर लेते हैं। कुछ बहुत स्टेटिंग फैक्ट्स हैं जिसकी बात होनी मुझे लगता है कि जरूरी है। आज कोर्ट ने कहा एक स्पेशल प्रिविलेज मांगी जा रही थी कि वो सीएम है और एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करा गया है, तो सीएम समेत किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। आप आम आदमी पार्टी है, आप विशेष अधिकार मांग रहे थे, क्या आपको लगता नहीं है ये आपके इथॉस के खिलाफ जा रहा है ये सब कुछ? अब अमीश जी, इन्हीं जज साहिबा का मैं कल का फैसला आपको, इन्हीं जज साहिबा का कल का फैसला मैं आपको दिखा रहा हूं, यही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी का, और मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, हाईकोर्ट के इंस्टीट्यूशन का बहुत सम्मान करता हूं।
उनका फैसला है कल का। दिल्ली हाई कोर्ट स्टेज एक्स यूनियन मिनिस्टर दिलीप रे's कन्विक्शन टू अलाउ हिम टू कंटेस्ट पोल्स। और यही जज साहिबा क्या कह रही हैं दिलीप रे के बारे में, जिनको कोयले के घोटाले के अंदर सजा हुई है। ध्यान रखिए, उनके ऊपर बेल का मामला नहीं है, उनको 3 साल की सजा हुई है। अपराध साबित होने के बाद ये जज साहिबा उनके विषय में कह रही हैं कि क्योंकि इनका बड़ा लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है और लोकसभा का और विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, तो इसलिए इनकी कन्विक्शन को स्टे करना पड़ेगा। देखिए, आप जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के आप किसी भी ऑर्डर को लेके आ सकते हैं, वो आपका एक राइट हो सकता है, उस पर आप अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं आपकी इसमें। लेकिन आप इसको आप जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के ऊपर क्या कोई आरोप लगाना चाह रहे हैं ये बातें बोलकर? बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं तो इतना जो है सम्मान करता हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं जो आपने विषय उठाया कि उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल सीएम हैं तो इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। उन्हीं जज साहिबा ने कल अपने ऑर्डर में कहा क्योंकि दिलीप रे का एक लंबा करियर रहा। क्योंकि ये जस्टिस की बात है, सिटिंग जस्टिस की बात है, मैं इसलिए इसमें आपको एक बात टोकना चाहूंगा। ये तमाम दलीलें आज आपने कोर्ट में भी रखी होंगी, दिलीप रे की बात भी रखी होंगी, लेकिन उसके बावजूद आज राहत नहीं मिली है ना। आज कोर्ट ने कहा कि हमने कोर्ट कर, आज जो एएसजी को मैं कोट कर रहा हूं, एएसजी ने कहा कि आज कोर्ट डायरी देखी गई है। अमीश जी देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, क्या कहा कोर्ट ने, इसी कोर्ट ने क्या कहा, as stated above, the elections are to be held in the year 2024. He is 71 years of age and multiple appeals and cross appeals have been filed, which will take long time to be heard and not likely to be heard and decided in the near future. In the case of applicant Mr. Ray's prayer, if it is not allowed, पर हम रे साहब का केस डिस्कस नहीं कर रहे ना सर अभी। इलेक्शन सौरभ जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम रे साहब का केस तो डिस्कस नहीं कर रहे। हम इस समय अरविंद केजरीवाल पर जो ऑर्डर आया है, और उस ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आप कन्वीनर और दिल्ली सीएम के तहत उनकी भूमिका है। अब इसके बाद क्या बचता है बचाने को? क्या जेल से अभी भी सरकार चलेगी? अमीश जी, आपका सवाल था कि कोर्ट ने खारिज कर दिया कि ये सीएम हो या कोई भी हो, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून सबके लिए एक है। मैं ये कह रहा हूं कि इन्हीं जज साहिबा ने कल ये कहा है कि दिलीप रे का इतना लंबा पॉलिटिकल कैरियर है, इनको चुनाव लड़ना है, इसलिए उनकी कन्विक्शन स्टे की है। तो ऐसा नहीं है कि ये दलील खारिज है, ये दलील कोर्ट के सामने मान्य है। और कल इसी कोर्ट ने इसी दलील पे दिलीप रे, जिनको कोयले घोटाले के अंदर 3 साल की सजा हो रखी है, उनकी कन्विक्शन स्टे करी। ये तो फिर आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं ना। नहीं मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं आप फिर गोल पोस्ट बदल रहे हैं। मामला फिर आप पहले कह रहे थे ये ईडी, आप फिर कह रहे थे ईडी सरकार की एजेंसी की तरह काम कर रही है, आप आरोप लगा रहे थे। एक सेकेंड, आज कोर्ट ने कहा ये ईडी और केजरीवाल का मामला है, इसमें केंद्र सरकार कहीं नहीं आती है, ये कहा आज कोर्ट ने, यही कहा ना आज हाई कोर्ट ने। तो क्या तो हम किसी इंस्टीट्यूशन पे तो बिलीव करेंगे, अगर हाई कोर्ट का निर्णय आ गया है। एक सौरभ जी, मैं अपनी बात को समाप्त करूं, फिर आप अपनी बात रखिए। अगर हाई कोर्ट का निर्णय आ गया तो कहीं तो विराम लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये मामला आगे बढ़ेगा। और मेरा निवेदन है कि हम कुछ भी ऐसी बात ना बोले जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, मेरा निवेदन। अमीश जी, सवाल से बड़ा जवाब होगा, जवाब से बड़ा सवाल नहीं होगा जी। मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इस अखबार में लिखा हुआ है, ये जो न्यूज आइटम दिखा रहा हूं कि दिलीप रे भारतीय जनता पार्टी से उड़ीसा से चुनाव लड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जज साहिबा को ये बात पता होगी, उन्हें कैसे पता हो सकती है, वो तो जज है। मगर इस अखबार के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने वाले हैं। और मैं आपका जवाब इसलिए दे रहा था क्योंकि जब आपने पूछा कि कोर्ट ने कहा कि नहीं पॉलिटिकल आदमी को कोई रियायत नहीं, तो मैं ये कह रहा था कि इसी कोर्ट से कल पॉलिटिकल आदमी को रियायत मिली है और ऑर्डर में लिखा गया है कि क्योंकि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और 71 साल के हैं और वर्षों से कर रहे हैं, और अगर उनकी कन्विक्शन को स्टे नहीं किया गया तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लिहाजा लेकिन चलिए अब थोड़ी स्टेट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। मैंने आपको भरपूर मौका दिया। ईडी की जांच में पता लगा है कि अरविंद केजरीवाल निजी और पार्टी के संयोजक के तौर पर इस पूरे मामले में शामिल हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, ये जो संजय सिंह जी की जो बेल का मैटर था, उसमें भी इसी तरीके के जो ईडी के तर्क थे, वो इसी कोर्ट ने कहा कि ये तर्क मुझे सही लगते हैं, इसलिए मैं बेल नहीं दे रही। वही तर्क अमीश जी जब हमने 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, तो उसी देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा नहीं, हम हाई कोर्ट से सहमत नहीं है।
हम ईडी के तर्कों से सहमत नहीं है। हम संजय सिंह को उन्हीं तर्कों पे बेल दे रहे हैं जिन तर्कों पे हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी। तो मैं ही अमीश जी कह रहा हूं कि ये देश की सबसे बड़ी अदालत नहीं है, हाई कोर्ट है। बिल्कुल सबसे बड़ी अदालत नहीं है, लेकिन अभी इसी अदालत का फैसला मानने होगा। जब तक सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे देती तब तक इसी अदालत का फैसला मानना होगा। आज क्योंकि केस फाइल देखी गई है, क्योंकि आप बार बार कह रहे थे अरेस्ट इलीगल है, कुछ सबूत नहीं है, आज तो सब कुछ सामने आ गया। तो क्या आपको लगता नहीं है कि अब यहां पर अरविंद केजरीवाल का पद पे बने रहना आम आदमी पार्टी के लिए वाकई बहुत नुकसानदायक होगा पॉलिटिकली? जनता को क्या जवाब देंगे? कि इतने बड़े कोर्ट के फैसले में मैंने भी सुना था, आपने भी सुना होगा, कहीं पे अगर एक लाइन भी स्वर्णकांता शर्मा जी ने कही हो, जस्टिस साहब ने कही हो कि नहीं अब ये सीएम नहीं रह सकते, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। 3 बार हाईकोर्ट, लेकिन वो तो जयललिता जी को भी नहीं कहा था सौरभ जी, वो तो जयललिता जी को भी नहीं कहा था, वो तो लालू यादव को भी नहीं कहा था, वो तो किसी को नहीं कहा था। वो तो लाल कृष्ण आडवाणी जब आरोपी बने थे तब भी नहीं कहा गया था, जब मदन लाल खुराना हवाला केस में आरोपी बने थे तब भी नहीं कहा गया था, लेकिन इस्तीफा दिए गए थे। नहीं, मगर कहीं नैतिकता होती है या नैतिकता नहीं है? हमारे यहाँ अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी उसके हिसाब से हम अपनी नैतिकता करेंगे क्या? नहीं, मैं तो जयललिता की बात कर रहा हूं, बीजेपी की नहीं है, लालू यादव बीजेपी के नहीं है। नहीं, कौन मांग रहा है इस्तीफा? तो बीजेपी मांग रही है। इस्तीफा उन्होंने दिया था, मैं कोट कर रहा हूं उनको, उन्होंने इस्तीफा दिया था। आज इस्तीफा, अच्छा अमीश जी ये बताइए, आज इस्तीफा कौन मांग रहा है? कोर्ट मांग रही है, अमीश मांग रहे हैं। मैं नैतिकता की बात कर रहा हूं, नैतिकता का क्या तकाजा है सौरभ भाई? ऑल सरेंडर, नैतिकता का तकाजा क्या है? क्या सरकारें जेल से चल सकती हैं? क्योंकि जेल के अंदर, जेल की मैनुअल के हिसाब से आप जो भी पेपर साइन करते हैं वो पेपर आपको जेलर को दिखाना पड़ता है, और उस मैनुअल के हिसाब से जेल से सरकार चल ही नहीं सकती, तो चलाएंगे कैसे? तो दिल्ली वालों के हित का तो नुकसान होगा इससे। अब नैतिकता का तकाजा तो ये है, जिस हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाई कि ये सबसे भ्रष्ट आदमी है, बुकलेट बांटी, उसको उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बना लिया। वो पहले सबसे भ्रष्ट था, आज वो असम का भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है। क्या वो नैतिकता है कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें, सारे मुकदमे खत्म हो जाएं, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन के रह सकते हैं? तो नैतिकता की मोहर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने सर्टिफिकेट दे दिया तो हम कर लेंगे। या अजीत पवार जी की तरह हो जाए कि वो डिप्टी सीएम बन जाए, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बन गए हैं, तो ईडी के मुकदमे अब खत्म हो गए हैं, तो अब नैतिकता का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है तो वो कर सकते हैं। आप बताइए, या अशोक चौहान बन जाए कि आदर्श स्कैम के अंदर नाम आया, फौजियों की विधवाओं के फ्लैट उन्होंने लोगों को बेच दिए, भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया, अब भारतीय जनता पार्टी नैतिकता के आधार पर उन्हें राज्यसभा भेज रही है। क्या नैतिकता माने हम? किसकी नैतिकता माने? बताइए अमित जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपनी बात को रखा, लेकिन कुछ सवालों के जवाब आपको जो देने चाहिए थे, हमें उम्मीद थी आप देंगे, लेकिन आप उनसे आगे बढ़ गए। अगली बार आपसे बात करेंगे। ये थे सौरभ भारद्वाज, दिल्ली सरकार के मंत्री, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी भी हैं, विवेक श्रीवास्तव भी हैं, रीना गुप्ता भी हैं, और हरदीप पुरी भी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जुड़ेंगे कुछ देर में। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, अब क्या बचता है छुपाने को? क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर ने सब कुछ बहुत स्पष्ट कर दिया है। नहीं, कोर्ट के ऑर्डर ने कुछ ऐसे स्पष्ट नहीं किया है। और जहां तक आप विटनेसेस की बात कर रहे थे कि साहब विटनेसेस नीड टू बी टेकन सीरियसली, 164 धारा आपने जो कोर्ट करी थी, तो हॉस्टाइल विटनेसेस भी इसी देश में होते हैं, जो विटनेस बनते हैं पॉलिटिकल और पुलिस के प्रेशर में, और उसके बाद बहुत सारे केसेस में हॉस्टाइल भी हो जाते हैं, जो कि आज आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है। These witnesses have become witnesses because of political pressure. दूसरी बात, संजय सिंह जी को जिन आधारों पे छोड़ा गया और जिन आधारों पे ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता वर्मा जी ने आज दिया है अपना जजमेंट, उन दोनों में काफी चीजों में ओवरलैप्स हैं, लेकिन जजमेंट डिफरेंट आया है। तो हमारे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ही ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी कि क्या होना चाहिए। इसमें अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है, कुछ ऐसा नहीं बोला गया कि वो अक्यूज्ड है। पीएमएलए के कुछ गाइडलाइंस इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि बेल लेना बहुत मुश्किल हो गया है। आज संजय सिंह बाहर हैं, क्या कहेंगे लोग? चाहे बेल पे ही बाहर हैं, आए ना बाहर। तो ये देखिए, हैरेसमेंट की नीति है सरकार की। इसमें हैरेसमेंट क्या कोर्ट का ऑर्डर है भाई? नहीं, इसमें हैरेसमेंट क्या कोर्ट का ऑर्डर है? अब देखिए, ये जो दलीलें थी ये तो ऑनरेबल कोर्ट में दी गई, लेकिन अब ये कोर्ट का ऑर्डर है, और कोर्ट का ऑर्डर बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है, और उस कोर्ट के ऑर्डर के अंदर बहुत ही चीजें हमारे समक्ष है। उस कोर्ट के ऑर्डर के अंदर बड़ी कैटेगोरिकली कई चीजों में बहुत चीजें शामिल लिखी गई हैं। ईडी की जांच में पता चला कि केजरीवाल निजी और पार्टी संयोजक के तौर पर शामिल है। यह मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल का नहीं है, केजरीवाल और ईडी के बीच का है। अब बताइए क्या करेंगे?
कुछ बचता ही नहीं है बचाने को, कुछ बचता ही नहीं है ढकाने को, क्योंकि हर चीज आज ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आ गई है कोर्ट के ऑर्डर के बाद। देखिए इस देश में अमीश भाई, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप प्रोविजंस को देखें तो टीएन शेषन ने कहा था, माय बिगेस्ट अचीवमेंट इज आई एम नॉट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और ये मैं पहली बार लोगों को जाकर के बता रहा हूं, ऑनरेबल टीएन शेषन का स्टेटमेंट है। उसी प्रकार से बहुत सारे विभाग जैसे ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स के विभाग हैं, ये केंद्र सरकार के अंदर आते हैं और बहुत बार इनको केंद्र सरकार यूज करती है मैनिपुलेशन में अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए। तो वो ठीक है, टेक्निकली जज ने ठीक बोला है, जस्टिस स्वर्ण कांता वर्मा जी ने, कि भाई ये तो ईडी और स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, मेरा रिक्वेस्ट है, स्वर्ण कांता शर्मा है, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है, और मुझे बार बार लग रहा है कि आप जज का नाम ले रहे हैं, वो आपका अधिकार है, आपका एक राइट है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई प्रयास ना हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई प्रयास ना हो। मैं बहुत क्लियरली बार बार ये बात को बोल रहा हूं। ओके, मेरे साथ रीना जी भी हैं, मैं रीना जी आपका रुख भी करूंगा। रीना जी, अब क्या बचता है बचाने को? मतलब निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, लेकिन ये लीगल एडवाइस किसकी थी कि आप चैलेंज करें अरेस्ट को? जो संजय सिंह के ऑर्डर के अंदर, जो संजय सिंह के मामले के अंदर ऑब्जर्वेशंस थी, जो मनीष सिसोदिया में ऑब्जर्वेशंस थी, वो ऑर्डर के रूप में सामने आ गई हैं। क्या करिएगा आप इसके अंदर? क्या आपको लगता नहीं है, मैं अभी किसी पॉलिटिकल पंडित को ही सुन रहा था, एक लीगल व्यक्ति को भी सुन रहा था, उसकी बात को मैं सुन रहा था गंभीरता से, उसने बोला कोई आम आदमी पार्टी में ही लग रहा है निपटाने वाला अरविंद केजरीवाल जी को। अमीश भाई, ये लीगल इशू है ही नहीं, ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है जो मोदी जी ने रचा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आज देखिए, जज ने 5 बार कहा कि पीएमएलए के केस में बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, पहली बात, और पीएमएलए के दायरे में ही हमें इस केस को सुनना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने क्या करा, आपने लोगों को मार के, पीट के, दबाव डाल के सरकारी गवाह बनाया है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये ऑन रिकॉर्ड चंदन रेड्डी का स्टेटमेंट है कि मुझे इतना पीटा गया कि मेरे कान के दोनों पर्दे फट गए। जो 2 सरकारी गवाह हैं, इसमें शरद रेड्डी और मकुंडा, उन दोनों का आप देखिए, उन्होंने 10 गवाह दिए जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। उसके बाद उन पे दबाव डाला गया, उन्होंने पलटा और फिर अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया। तो सीधा सीधा राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत चर्चित नेता हैं। उनको आप हरा नहीं पा रहे हैं, तो उनके खिलाफ आप देखिए। रीना जी मैंने सौरभ भारद्वाज को भी सुना 10 मिनट 8 मिनट उनकी बातों को भी सुना। मेरा स्पष्ट रूप से सवाल है, नहीं एक सेकंड रीना जी, देखिए ये कहानी की आप बीजे उनको हरा नहीं पा रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनावों के अंदर हारे आम आदमी पार्टी के 700 सीटों पे आम आदमी पार्टी हारी, एक बार ही नहीं 2 बार हारी। एमसीडी चुनाव बीच में हारी, उसके बाद आप लोग एमसीडी चुनाव जीत गए। पॉइंट यह है कि आपने कांग्रेस की सरकारों को हराया, पॉइंट ये आपने कांग्रेस से सरकारें छीनी, आज उसी कांग्रेस के साथ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, आज हम कोर्ट के ऑर्डर पे बात करते हैं रीना जी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उस कोर्ट के ऑर्डर के अंदर केस फाइल देखी गई है, उस कोर्ट के ऑर्डर के अंदर अप्रूवर का 164 पे दिए गए बयान को मान्य माना गया है, और ये 2014 से तो हुआ नहीं, मोदी के आने के बाद 100 सालों से हो रहा है। क्या करिएगा आप? अमीश भाई, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। मैं आज आपसे और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी 19 महीने जेल के अंदर थे, तो वो सही था या गलत था? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी मैडम वो इमरजेंसी थी, अंदर थे, मैडम वो इमरजेंसी थी, इमरजेंसी के अंदर सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। इमरजेंसी के अंदर आप इमरजेंसी, मेरा निवेदन है 1975 और 1977 के बीच में इमरजेंसी थी, तब इमरजेंसी थी, और इमरजेंसी में सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। भ्रष्टाचार में अंदर नहीं गए थे लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, भ्रष्टाचार के केस में अंदर नहीं गए थे। ये भ्रष्टाचार का मामला है, शराब घोटाले का मामला है। अमीश भाई, आज की तारीख में देश में अघोषित आपातकाल है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। नहीं तो आप मुझे बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है
कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन करते हैं, सारी फाइलें खो जाती हैं, सारे केस बंद हो जाते हैं। हजारों एग्जाम्पल है। छगन भुजबल देख लीजिए, अजीत पवार देख लीजिए, शिंदे देख लीजिए। आप सिर्फ अरविंद केजरीवाल पे प्रेशर डालना चाह रहे हैं। आप सिर्फ अरविंद केजरीवाल पे प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि तुम टूट जाओ और भारतीय जनता पार्टी। टूटने की बात नहीं है, आज हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें मनी ट्रेल की भी बात है और उसमें इकट्ठा तथ्यों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची। केजरीवाल रिश्वत लेने और आपराधिक आय जुटाने के सक्रिय रूप से शामिल थे। हाई कोर्ट क्या लिख रहा है? ये सेम ऑर्डर जो था, ये सेम ऑर्डर संजय सिंह के केस में हुआ था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी इस समय चेन्नई में रोड शो कर रहे हैं, लोगों की हजूम है। मिशन साउथ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आप देख सकते हैं इस समय की यह बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त रोड शो चल रहा है, भीड़ देख सकते हैं। तमिलनाडु चेन्नई में कितनी बड़ी भीड़ है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। सुधांशु जी, आपका अभिनंदन है। सवाल बहुत सीधा है। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने बोला हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वो कई सारे ऑर्डर गिनाने लगे। स्वर्ण कांता शर्मा के, ऑनरेबल जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के कई सारे ऑर्डर गिनाने लगे, जिसमें दिलीप रेख का भी ऑर्डर था। क्या आपको लगता है, क्योंकि आज आपने एक शब्द कोट करा और उसको मैं दोहराना चाहूं तो आपने अरविंद केजरीवाल को करप्शन के साथ लिंक कर दिया और करप्शन क्रांति का नाम दिया, क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी? नहीं, देखिए, वो इसलिए था कि जो जो दावे उन्होंने कहे थे और जो उन्होंने प्रचारित किया था कि आज बेल मिलेगी, कोर्ट ने कहा बेल की तो इन्होंने अर्जी नहीं दी थी, इन्होंने तो अर्जी गिरफ्तारी को चैलेंज करने की दी थी। यानी इतना अहंकार था। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो अप्रूवर्स हैं, कोर्ट ने बहुत साफ बात कही, राजनीतिक बयानबाजी यहां मत करिए, कोर्ट का राजनीतिक बयानों से कोई मतलब नहीं है, जो बात है वो तथ्यात्मक आधार के ऊपर है। और अगर नैतिक दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि अपनी फजीहत कराने की जो मिसाल कायम की है आम आदमी पार्टी ने और श्री केजरीवाल जी ने, वो अभूतपूर्व है। वो हम लोगों ने इसलिए कहा कि रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो अन्ना क्रांति शुरू हुई थी, वो आज हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी कुर्सी से चिपके रहने की, यानी करप्शन के एक प्रकार से वेटेड हो जाने के बाद हाई कोर्ट से चिपके रहने की जो प्रतीक है, तो मुझे लगता है वो अन्ना क्रांति केजरीवाल करप्शन क्रांति यानी के में कन्वर्ट होती हुई दिखाई पड़ रही है। जी, लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए सब कुछ हो रहा है, अरविंद केजरीवाल को डिरेल करने के लिए, तोड़ने के लिए सब कुछ हो रहा है। देखिए, इसी विषय पे न्यायालय ने टिप्पणी की है कि गवाहों के बयान न्यायालय के समकक्ष हैं, उनके ऊपर इस प्रकार की बातें करना और जो बात कह रहे हैं तथ्य और साक्ष्य सामने रखे हुए हैं। मैंने कहा ना, जांच एजेंसियों ने तथ्य रखे हैं न्यायालय के सामने, ना हमारे सामने, ना आपके सामने, ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के सामने। तो मानी हुई बात है, इस पर निर्णय टिप्पणी जो न्यायालय करेगा वो सही मानी जाएगी। आज तो दुख की बात यह है कि जो लोग बिना साक्ष्य के पूरी संसद को चोर और नेताओं को बेईमान कहते थे, वो आज हाई कोर्ट से प्रूव होने के बाद कह रहे हैं नहीं, सब कट्टर ईमानदार है। मुझे लगता है तथ्यों की धार के आगे इनके ईमानदारी का किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो गया है। लेकिन एक सवाल जो कि बार बार पूछा जा रहा है और उसको लेकर कहा जा रहा है कि पीएमएलए का कानून ऐसा है, गवाहों को बदला भी जा सकता है, एंड मौके पे बदल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट आगे राहत देगा। लेकिन यह बात भी स्पष्ट है कि जेल से सरकार चलाना पॉसिबल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। देखिए, ये बड़े विचित्र प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। जहां तक कानून की बात है तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे सरकार का कानून था, मगर कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया जी। और अगर ये कहें कि किसी कानून में आरोपी को बेगुनाह साबित करना होता तो ऐसे आधा दर्जन कानून है इस देश में जी। एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन एक्ट में भी पारित करना पड़ता है, दहेज उत्पीड़न में करना पड़ता है, रेप के कानून में करना पड़ता है, SC/ST एक्ट में करना पड़ता है। तो क्या कहना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता? क्या ये कहना चाहते हैं वो कि सारे कानून गलत है? जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कभी कानूनी आड़ लेना, कभी राजनीतिक आड़ लेना। बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी आम आदमी पार्टी और फैसले से सहमत नहीं है सुधांशु त्रिवेदी। और बीजेपी कह रही है कि अब इस्तीफा देना होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। लेकिन इस्तीफा ना देने पर अड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी।
देखिए, हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हमें लग रहा है कि अपनी फजीहत कराने की हसरत अभी उनकी काफी बाकी रह गई है अपनी इस नई सियासत की इस पारी में। तो हम भी जरा देखना चाहते हैं कि अभी कितनी हसरत उनको अपनी फजीहत कराने की रह गई है, उसके बाद निर्णय लेंगे। यानी आरोपी होने के बाद, जेल जाने के बाद, कोर्ट की इतनी बड़ी टिप्पणी के बाद वो इस्तीफा नहीं देंगे। इससे बहुत साफ है कि मनीष सिसोदिया के लिए पैमाने कुछ और थे, संजय सिंह के लिए पैमाने कुछ और थे, सत्येंद्र जैन के लिए पैमाने कुछ और थे, और इन आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए पैमाने कुछ खास हैं। जी, एक और बहुत बड़ी खबर आ गई है, उस बड़ी खबर का मैं रुख कर सकता हूं। एक और नेता आम आदमी पार्टी का संकट में चला गया है और नाम है अमनतुल्ला खान। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सम्मन भेजा है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने सम्मन भेजा है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला है। अब एक और नेता 20 अप्रैल को पेश होने को कहा गया है। एक और नेता संकट के अंदर है। रीना गुप्ता है मेरे साथ, विवेक है। मैं रीना गुप्ता का रुख करता हूं। रीना गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक और नेता आपका संकट में पहुंच गया है। अमीश भाई, मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि ये राजनीतिक साजिश है। हम सब तैयार हैं ईडी सीबीआई की रेड के लिए, जेल जाने के लिए, पहली बात। लेकिन अमीश भाई, सबसे बड़ी बात आज जो है, जो आपने मुझसे नहीं पूछी, कि शराब घोटाले में यह साबित हो चुका है कि 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने शरद रेड्डी से लिए और उसको बेल दी। दूसरा, आज कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड यह भी आ चुका है कि मगुंटा को इन्होंने अपनी पार्टी, अपने अलायंस के रूप में टिकट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोर्ट ने बोल दिया कि टिकट का, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है। रीना जी, आज बोला ना कोर्ट ने। अमीश भाई, खत्म तो करने दीजिए। मैं तो खत्म ही करने दे रहा हूं मैडम, खत्म तो करने दीजिए। नहीं खत्म करने दे रहे। देखिए, जब आम आदमी पार्टी की बात होती है तो ईडी और सीबीआई स्पाइडरमैन की तरह बन जाती है, कुत्ती फांती पहुंच जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु जी ओके, यू मेड योर पॉइंट सुधांशु जी। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। आज जो कोर्ट ने गंभीर ऑब्जर्वेशंस किए हैं, अभी क्या बयान दिया कि साहब इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लिया भारतीय जनता पार्टी ने और उसको बेल दी। ये वर्ड है ना, डिजिटल जमाना है, शब्द बदला नहीं जा सकता। मतलब सीधे सीधे आपने कोर्ट की अवमानना कर दी। कोर्ट ने कहा था कि किसी को बेल मिली है, किसी ने क्या किया उसका इस प्रक्रिया से मतलब नहीं। आप तो सीधे कह रहे हैं भाजपा ने बेल दी। मतलब इससे बड़ा आक्षेप आप कोर्ट के ऊपर नहीं लगा सकते। यही समस्या है। अनाप शनाप बयान देने की जो फितरत आज के 12 साल पहले से थी, वो आदत अभी तक छूटी नहीं है और आपके मुंह से फिर वही वाक्य निकल गया। ओके, रीना जी, पॉइंट ये है जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर की बात हो रही है। मेरा फिर आपसे निवेदन है, मैं निवेदन ही कर सकता हूं। मैंने सौरभ भारद्वाज जी से भी निवेदन किया था। मैं रीना जी, सौरभ भारद्वाज जी से भी निवेदन ही किया था और आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न बहुत ज्यादा डायरेक्ट है और ये सिर्फ प्रश्न इस समय मेरा नहीं है, ये दिल्ली की जनता भी आपसे सवाल पूछेगी कि शराब घोटाले के अंदर आप कहते थे कुछ नहीं है, लेकिन आज हाई कोर्ट ने बोला सब कुछ है इसमें। आप कहते थे कोई मामला ही नहीं है। देखिए, पहले मैं सुधांशु भाई की, अमीश जी सुधांशु भाई की बात का जवाब दूं। पीएमएलए के केसेस में सिर्फ एक तरीका होता है बेल मिलने का। अगर ईडी आपकी बेल अपोज नहीं करती है तब आपको बेल मिलती है। ईडी, मुझे इस बात में कहने में कोई इस दो राय नहीं है कि ईडी का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेट। और चूंकि ईडी ने बेल अपोज नहीं करी, इसलिए आपने एक सेकंड दिलवाई। रीना जी, आज हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? आज हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है मैडम? हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है? जब बोला गया कि ये ईडी का मामला है, ये उन्होंने बोला ये बीजेपी का मामला है, उन्होंने बोला ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला नहीं है, ये ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच का मामला है। बोला कि नहीं बोला रीना गुप्ता? और जहां तक मेरी जानकारी, आप भी पेशे से वकील हैं। एक सेकंड, यू आर ऑल्सो एडवोकेट बाय प्रोफेशन। जी, आप भी ऑफिसर ऑफ द लॉ है। आई एम आल्सो एन एडवोकेट। नहीं, तो यू आर ऑल्सो ऑफिसर ऑफ द लॉ। तो माय हम्बल एंड माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू मैडम इज कि व्हाट कोर्ट सेड टुडे, जस्ट कोट दैट, व्हाट ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट सेड टुडे।
अमीश भाई देखिए, लोअर कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट पलट देती है, हाई कोर्ट का मैडम जजमेंट ये कहानी सुप्रीम सबको कोर्ट पता है, मैं कह रहा हूं आज हाई कोर्ट ने क्या बोला है, इसका मतलब क्या हुआ, आज हाई कोर्ट ने क्या बोला है, कोर्ट आज हाई कोर्ट ने ये बोला है कि इस केस में जो है ये पीएमएलए के दायरे के अंदर ही रहेगा केस, ये उन्होंने बोला। उन्होंने नहीं क्या बोला, जब आपने बोला ईडी बीजेपी का विंग है, हाई कोर्ट ने क्या बोला, ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में मामला नहीं है, ये मामला केंद्र सरकार का और केजरीवाल का है ही नहीं, ये मामला केजरीवाल और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का है, ये करप्शन का मामला है। और ईडी की जांच से पता लगा कि अरविंद केजरीवाल निजी और पार्टी के संयोजक के तौर पर शामिल है। अमीश भाई सेम बेंच ने यही सारे रिमार्क्स संजय सिंह के केस में दिए थे। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, सुधांशु नहीं, जो संजय सिंह के केस में हुआ उसको भी वैसे ही रिपोर्ट किया गया। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, नो वन एल्स। डॉक्टर साहब बिल्कुल बीजेपी देखिए, जो इन्होंने बोला फिर अपनी कही बात में फंस गए। इन्होंने कहा कि पीएमएलए के केस में बेल मिलने की एक ही सूरत है कि ईडी उसका विरोध न करे। तो संजय सिंह की बेल पे ईडी ने विरोध नहीं किया, तब तो आपने छाती ठोक ठोक के ये कहा कि देखिए इससे साबित हो गया कि ईडी के पास कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था, इसलिए उन्होंने बेल का विरोध नहीं किया। तो आपकी बात से यह भी साबित हो गया, चूंकि आज बेल का विरोध किया इसका मतलब केजरीवाल जी के खिलाफ तथ्यात्मक आधार था। अब एक ही मौके पे आपकी सुविधा के अनुसार दो अलग अलग तर्क नहीं हो सकते कि अगर आपके नेता को बेल मिल गई और ईडी ने उसका विरोध नहीं किया तो इसलिए कि उस पर सबूत नहीं थे, आज विरोध किया तो भी सबूत नहीं थे। अब मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, जो इन्होंने पलटी पलटने की बात कही, तो अमीश जी इतनी पलटी खाई है आम आदमी पार्टी ने, इतनी पलटी खाई है कि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं उनके जनरल नॉलेज के लिए कि ओलंपिक में जिसे कहते हैं ट्विस्टिंग समरसॉल्ट मारना, यानी पलटी खाने के लिए 10 में 10 नंबर मिलने का विश्व रिकॉर्ड जिस जिम्नास्ट के पास था वो 1976 की मॉन्ट्रियल ओलंपिक में रोमानिया की नादिया कोमनेची थी। मुझे लगता नादिया कोमनेची का रिकॉर्ड अगर किसी ने तोड़ा होगा पलट के पलटी मारने का, तो मुझे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी ने किया होगा। इसलिए पलटने की बात जब आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति कहता है तो मुझे लगता है दिल्ली वालों के दिल को चीर के रख देती है, क्योंकि पलटियों को गिनती करना रीना जी ओवरलैपिंग नहीं। रीना जी मेरा एक सवाल ऐड है, नैतिकता की बात आम आदमी पार्टी बहुत करती थी, अरविंद जी भी बहुत करते थे, आपकी पार्टी लगातार करती थी। नैतिकता का तकाजा क्या है? लालू जी ने इस्तीफा दिया, जयललिता ने इस्तीफा दिया, यहां तक कि हेमंत सोरेन ने अभी अरेस्ट होने से पहले इस्तीफा दिया। लेकिन आज हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या सरकार जेल से ही चलेगी? नैतिकता क्या कहती है? देखिए अमीश भाई सुधांशु जी बहुत ही काबिल प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगी कि आज बेल की हियरिंग तो थी नहीं, तो बेल मिली नहीं मिली इसका तो डिस्कशन का कोई औचित्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अमीश भाई नैतिकता का सारा ठेका आम आदमी पार्टी ने ले रखा है। मणिपुर 1 साल से जल रहा है, वहां तो आपने कभी नहीं बोला कि वहां पे हेमंत मणिपुर इज अ डिफरेंट केस, मणिपुर डिफरेंट केस है। मुझे ध्यान में आता है लाल कृष्ण आडवाणी हवाला के केस में आरोपी थे। नहीं सुनना पड़ेगा मैडम, ये सुनना पड़ेगा, नैतिकता की बात है। लाल कृष्ण आडवाणी हवाला के केस में सिर्फ आरोपी हुए थे, इस्तीफा दे दिया था। मदन लाल खुराना हवाला के केस में आरोपी हुए थे, इस्तीफा दे दिया था। ये हुआ इस देश के अंदर, इस देश के अंदर हुआ, इस देश के अंदर। अरे छोड़िए, लालू यादव ने इस्तीफा दे दिया था, जयललिता ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देना चाहिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, इफ यू डिस्टिंक्टली रिमेंबर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, लाल कृष्ण आडवाणी द वेटरन लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, लाल कृष्ण आडवाणी इस्तीफा देके गए थे, मदन लाल खुराना इस्तीफा देके गए थे, जयललिता लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन। नहीं पहले आप बताइए कि मणिपुर के केस में भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा क्यों नहीं माना? ठीक है, मैं जवाब देता हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ऑडियो डाउन। ओके, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड सर। भाई यही तो अब सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। देखिए, रीना जी ने जो बात बोला अपनी बात खुद ही साबित कर दी। इन्होंने तो बेल की एप्लीकेशन ही नहीं दी थी, इन्होंने तो गिरफ्तारी को गलत साबित करने की एप्लीकेशन दी थी। यानी यह प्रचारित करना कि केजरीवाल जी को बेल इसलिए नहीं मिली कि ईडी ने अपोज किया, यह विषय ही नहीं था। इन्होंने तो कहा था कि सिरे से हमारी गिरफ्तारी गलत है, वो गलत साबित हो गया। दूसरा, इसी दिल्ली में तो मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इस्तीफा दिया था।
लालकृष्ण आडवाणी जी तो केंद्रीय सेटअप में थे, नेता प्रतिपक्ष थे, पर मदन लाल खुराना जी तो इसी दिल्ली के थे। और मैं एक और बात आपको बताऊं, इनको डर जानते किससे लग रहा है अमीश जी? और पहले मणिपुर पे बात बता दूं, अरे मणिपुर ने तो ऐसा एक्सपोज किया इस दिल्ली ने, ये लोग कहते थे नियम 267 के तहत बहस चाहिए, जबकि नियम 100 उस नियम के तहत शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन परमिट कर दिया गया था। एक लाइन में कह दूं, मगर क्या हुआ जब नियम 267 मतलब सारे काम रोक के, मगर दिल्ली का बिल आया तो सब काम मणिपुर छोड़ के डिस्कशन पे राजी हो गए। पॉइंट है आपकी बात के अंदर, आज तक मणिपुर सरकार खिलाफ हो नहीं दिया। मगर एक पॉइंट, एक मिनट अभी जी, पूरी जुड़े हुए हैं, जानते हैं इनको डर किससे है? इनको डर किसी से नहीं है जी, डर अपने लोगों से है, अपने लोगों से है। ओके, वक्त एक ब्रेक का है, टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार एक बहुत बड़ी खबर आपका कर रही है इंतजार। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। मैं हरदीप पुरी का रुख कर सकता हूं। पुरी साहब, अरविंद केजरीवाल पर जो ऑर्डर आया हाई कोर्ट का वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट और ब्लंट है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस ऑर्डर के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो उनका लीगल राइट भी है, लेकिन इस्तीफा देने की बात से अभी भी इंकार है। He will not follow Lalu, he will not follow Jayalalitha, he will not follow हेमंत सोरेन, वो रिजाइन नहीं करेंगे। पुरी साहब देखिए अमीश जी, आज जो दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने अपील की थी वो बेल के लिए नहीं थी। आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बताया कि ये था चैलेंज सेक्शन 19 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जी। वो अपनी अरेस्ट और रिमांड को चैलेंज कर रहे थे, और कोर्ट की तरफ से उस लर्नड जज साहिबा की तरफ से जो ऑर्डर आया है और जो उन्होंने कोर्ट में प्रोनाउंस किया, भी पूरी जजमेंट तो शायद अपलोड नहीं हुई, मैं उसको आपके प्रोग्राम में शामिल होने से पहले ढूंढ रहा था, पर बिल्कुल क्लियर कहा, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एज मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर, ये तीनों में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैपेबिलिटी बनती है। इन्होंने एक्साइज पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में इन्होंने हिस्सा लिया, इन्होंने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर होते इन्होंने किकबैक्स मांगी, ली, और वो पैसा जो है ट्रेल वो गोवा के चुनाव तक पहुंच गया। और मैं आपके सामने सिर्फ एक बात रखना चाहूंगा, ये इन्होंने कहा था 2011 में कि हम शराब के खिलाफ हैं, और जो नई एक्साइज पॉलिसी इन्होंने बनाई सितंबर 4, 2020 में, इन्होंने गुरुद्वारों के, स्कूलों के, मंदिर और मस्जिद के 30 मीटर की डिस्टेंस के अंदर शराब के दुकानें खोली। और ये जो नीति आई नवंबर 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक, उसमें जो घोटाला हुआ, केजरीवाल जी को 9 ओकेजन्स पे 9 टाइम्स इनको समन्स सर्व किए गए, और जब 9th ओकेजन पे इन्होंने समन्स का रिस्पॉन्स नहीं किया तो इस आम आदमी पार्टी के वो गरीब खाने में जो शीशमाल है वहां पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी पहुंच के और उनको अरेस्ट किया गया। तो गिरफ्तारी तो हो गई, ऑर्डर भी आ गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एक बात को अभी उन्होंने मेरे कार्यक्रम में भी बोला और बड़े स्पष्ट रूप से बोला कि ये जो खास तौर पर जोर जबरदस्ती ईडी कर रही है, डरा धमका रही है, गवाहों को बयान दर्ज करा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो आपके कार्यक्रम में जो प्रवक्ता आई थी उनको तो यही नहीं पता था कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में मामला क्या था। वो तो बात कर रही थी कि बेल का तो मुद्दा ही नहीं था यहाँ पे तो अरेस्ट और रिमांड का चैलेंज था अंडर सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और जो कोर्ट ने कहा एग्जैक्टली और उन्होंने कहा था इलीगल नहीं है, तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल सही तरीके से। फिर उन्होंने ये कहा कि जो सरकारी गवाह हैं जिनको अप्रूवर कहते हैं कि उनका जो बयान है वो गलत तरीके से लिया गया। तो जज ने जो कहा, मैं आप उसको कोट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा टू कास्ट aspersions on the manner of recording statements of approver would amount to casting aspersions on the judicial process. The law of approver is more than 100 years old. It is not a 1-year-old law to suggest as if were enacted to falsely implicate the petitioner.
ऐसी धज्जियां उड़ाई है, ऐसी धज्जियां उड़ाई है। लेकिन आज उन्होंने कहा एक कि मेरा ये 100 साल पुराना कानून है। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल जायज बात बोली, लेकिन आज एक विशेष ट्रीटमेंट की डिमांड की गई जिसको कोर्ट ने इंकार कर दिया। चुनावों की दुहाई देकर ये विशेष ट्रीटमेंट मांगा गया। कोर्ट ने बोला कि कोर्ट के लिए सब बराबर है, आम आदमी और सीएम सब एक ही कानून के अंडर आते हैं। योर टेक ऑन दैट, और संक्षेप में जवाब चाहूंगा मैं पुरी साहब इसका। आम आदमी और विशेष आदमी में कोई फर्क नहीं है। दूसरा, टाइमिंग में कुछ नहीं है। आप मान लो कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं या मैं इम्तिहान देने जा रहा हूं इसलिए आई एम इम्यून फ्रॉम अरेस्ट। ये तो बेकार की बात है। अगर दिस इज नॉट ए रूल ऑफ लॉ, वी आर अ कंट्री एंकर्ड इन रूल ऑफ लॉ। इसलिए मैं कहता बिल्कुल ये अनरीजनेबल और बेहुदा बात कर रहे थे। जी, लेकिन क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल षड्यंत्र नजर आ रहा है, जैसा आम आदमी पार्टी बार बार गंभीर आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर? देखिए, उनका आरोप लगाना इज नीदर हियर नॉर देयर। वो एक घोटाले में फंस गए हैं, अब इसका ट्रायल होगा। अब अगर उन्होंने घोटाला नहीं हुआ होता तब तो कह रहे वेंडेटा है, ये तो घोटाला हुआ है। अब लोगों ने इस पर एविडेंस दी है और कोर्ट ने कहा कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने एविडेंस दी है वो सामने है, एंड इट इज वेरी वेटी, तभी तो किया है। लेकिन आज हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी करी कि अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच में यह मामला है, ये केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच में मामला नहीं है। बिल्कुल सही कहा है कोर्ट ने। हमने थोड़ी ना कहा कि आप जाके शराब का घोटाला करिए और हम थोड़ा ना एक्शन ले रहे हैं। ये तो उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं, उन्होंने एज ए आम आदमी पार्टी किकबैक्स मांगे हैं, किकबैक्स लिए हैं, ये उस पर कार्रवाई हो रही है। इसमें केंद्रीय सरकार का क्या लेना देना है? जी, शुक्रिया पुरी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज हमारे साथ इस खास दिन पर जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये थे हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री। लेकिन मैं आपको कुछ खास बातें बता देता हूं। आज का जो ये फैसला है हाईकोर्ट का, उसमें गिरफ्तारी अवैध नहीं है, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। ईडी की गिरफ्तारी सही है और केजरीवाल की जो दलील थी उसको सिरे से खारिज किया गया है। अगर हम हाल फिलहाल के कोर्ट ऑर्डर्स की बात करें तो यह ऑर्डर बहुत डायरेक्ट है और शायद लीगल लुमिनरीज इस बात की आगे चर्चा करेंगी, क्या अरविंद केजरीवाल का यह कदम, गिरफ्तारी को इलीगल करने का, चैलेंज करने का कदम, वाकई क्या एक बड़ा ब्लंडर साबित हुआ है? ये आने वाली लीगल लुमिनरीज जरूर इसके बारे में चर्चा करेंगी। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरी नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू।